हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का सेशन चल रहा है, जिस क्रम में आज हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से समझ करके विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी इतनी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक बुक है कि किसी भी कंपटीशन में इसी से ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं। खास तौर से हम सीटेट स्पेशल के लिए हम यह वीडियो तैयार कर रहे हैं और अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल के अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के पाठ को समझते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हाँ, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोब को, देखिए इसमें पृथ्वी की संरचना प्रतिरूप के रूप में दिखाया गया है और यह आपकी जानकारी के लिए अपने घर में भी रख करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होती है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान को स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। आप समझ सकते हैं ये ग्लोब पर आप समझ सकते हैं। ये देखिए ग्लोब, ये देखिए ये पोर्शन यहाँ, ये यहाँ और यहाँ, ये देखिए पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, देख रहे हैं। और ये कील पर दिखाया गया है। इसी को बताया जा रहा है कि पृथ्वी झुकी हुई है। ओके, आगे हम देखते हैं जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु, वहीं जो दो बिंदु जो कील पर बताए हैं, जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। यानी कि ऊपर का जो सिरा है वह उत्तर ध्रुव है। यानी कि ये देखिए, ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ऊपर उत्तर ध्रुव होता है और नीचे दक्षिण ध्रुव होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी की भांति अर्थात पृथ्वी भी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है,
जो एक काल्पनिक रेखा है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यहां देखिए, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये ऊपरी सिरा, ये देखिए, ये जो है ऊपरी सिरा, ये उत्तर, देखिए यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो ये यहाँ से आधे के भाग ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त, ये वृत्त जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर जो वृत्त हैं उनको अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश या समानांतर रेखाएं अर्थात जो वृत्त के आकार के हैं, जैसे ये वृत्त, ये लेटे हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। ओके, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त है वह शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यह पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त कितने अक्षांश की है, तो विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश की है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका, ब्राजील कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, में बेलो होरिज़ोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर कितने पर 20 अंश पर स्थित है। यानी कि ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, पूछ दे कि महाराष्ट्र का चंद्रपुर, क्योंकि किताब में स्पष्ट वर्णन किया है, और दक्षिण अमेरिका का ब्राजील में बेलो होरिज़ोन्टे कितने अंश अक्षांश पर स्थित है, तो 20 अंश अक्षांश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। अंतर क्या है दोनों में, तो ऊपर जो आधा करके ऊपर उत्तरी अक्षांश में है वह महाराष्ट्र का चंद्रपुर उत्तर में है, और जो ब्राजील का होरिज़ोन्टे जो है वह दक्षिण में 20 अंश है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जो देखिए ये चित्र से स्पष्ट है, यहाँ देखिए इस चित्र से स्पष्ट है। ये देखिए यही शून्य अंश, ये विषुवत रेखा शून्य अंश है अक्षांश का। ऊपर यहाँ का क्षेत्र उष्णकटिबंध है और ये कर्क रेखा है। दक्षिण में, उत्तर में कर्क रेखा होता है, दक्षिण में मकर रेखा होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर में होता है, मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में होता है। ओके, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो ये जो आपको बताए कौन कौन है आप, तो उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री
उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। और चौथा, विषुवत रेखा के 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। अब हम चलते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ताप कटिबंध बहुत इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा जो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा और 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा के बीच के इनके बीच के ये पोर्शन आपका हो गया। इनके बीच के ये पोर्शन आपका हो गया इनके बीच वाला। ये देखिए ये इनके बीच का क्षेत्र है। ये यहाँ पर जो है सूर्य जो है सीधे सर के ऊपर होता है, इसलिए इधर और इधर उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है क्योंकि सूर्य सीधे होता है। इसी की बोला जा रहा है, बात किया जा रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, तो तिरछी होंगी तो स्वाभाविक है कि जहाँ सीधा प्रकाश लग रहा था वहाँ तेज धूप होगी, तिरछी होगी तो कम होगा तो वहाँ बर्फ होगा। तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम हो जाता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इन्हें हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं ये क्षेत्र कैसे है। ये क्षेत्र ये वाला ये जो है यहाँ तो सीधे ऊपर सर के ऊपर होता है तो उष्ण हो गया, यहाँ वाला और यहाँ वाला यहाँ तिरछी पड़ती है तो यहाँ शीत भी हो गया उष्ण भी हो गया तो शीतोष्ण। ये क्षेत्र कौन है तो ये मकर के नीचे और ये कर्क के ऊपर। कहाँ तक तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण की ओर है, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये और ऊपर में है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। तो किस कारण से तो सूर्य जो है किस कारण से तो सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। जब क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाएगा तो सूर्य की किरण वहां जाएगी ही नहीं, तो वहां बर्फ होगा। सीधी बात है, तो शीत कटिबंध का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि ये वाला ये उस फिगर को समझिए, यहाँ ये और नीचे वाला यहाँ जो है सूर्य की क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है तो शीत कटिबंध हो जाता है। अब चलिए देखते हैं देशांतर। देशांतर क्या है? अभी तो हम पढ़ रहे थे अक्षांश को हम पढ़ रहे थे। जो ये रेखाएं होती हैं ये लेटी हुई ये देशांतर होती हैं, और ये देखिए ये खड़ी हैं, ये देखिए इसमें दिखाया गया है। ये देशांतर रेखाएं होती हैं जो खड़ी होती हैं, ये देशांतर। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाए कि टोंगा द्वीप कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। मॉरिशस द्वीप कहाँ है तो हिंद महासागर में है, और टोंगा द्वीप कहाँ है तो प्रशांत महासागर में है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है।
प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। सभी यामोत्तर यहाँ मिलती है। जैसे यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ नीचे दिखाने के यहाँ मिलता है, उसी प्रकार सभी यहाँ आकर के, इस प्रकार से सभी यहाँ आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुए यहाँ मिल जाते हैं, उसी बात को कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। लंबाई कैसी होती है? समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच कहाँ है? ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में, इसे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भाग, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये देखिए, यहाँ आप देख के समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये आपको आता है, यहाँ से। अभी देखिए, ये जो है ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये पूरब होता है पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। यहाँ ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये देखिए लाइनिंग करके बनाया गया है, लाइनिंग करके ये देखिए बनाया गया है। ये 0 डिग्री यामोत्तर है। इसके पूरब पूर्वी गोलार्ध कहा जाएगा, इसके पश्चिम इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहा जाएगा। ये 180 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री हो गया, जिसमें ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी कि ये 360 डिग्री। ये नीचे से आकर के घुमा दीजिए, घुमा करके फिर इसमें मिला दीजिए, ये मिल जाएगा। यहाँ से आकर के फिर यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपको 360 और 180 इधर, 180 इधर। ये पूर्वी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। अतः ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थान होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख अंग अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, श तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। ठीक है, ये देखिए मैप है, मैप को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये हिंद महासागर, ये देखिए ये भारत है, ये जो है यहाँ ये भारत का क्षेत्र है, ये पार्ट। और आप जानते हैं हिंद महासागर नीचे में है, जस्ट इधर अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है। तो ये आपको दर्शाया गया है। इसे आप समझ सकने के लिए आप समझ सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। देखिए ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और ये प्रशांत महासागर है। इस छोर पे और उस छोर पे दोनों पे प्रशांत महासागर, ये देखिए प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर हो गया, यह अटलांटिक महासागर हो गया, ये देखिए ये भी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अक्ष उत्तरी अक्षांश एवं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से। आप देखिए रेखाएं खींची गई। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक हो कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा
बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पहले जो है, पहले के समय में घड़ी नहीं था, तो परछाई से पता चल जाता था कि 10 बज गया है, कि 12 बज गया है, कि 4 बज गया है, कि 3 बज गया है। परछाई से लोग समझ जाते थे। जो दोपहर में सबसे छोटी होती थी एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होंगे। जिस समय सूर्य देखिए, यहाँ समझिए, सूर्य जो है जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी कि वह सीधा होगा तो सबसे ऊंचाई पर होगा, उस समय दोपहर का समय होगा हर जगह। जब सीधा होगा सर के ऊपर सबसे दूर पर, तो दोपहर का समय होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पहले हम बता चुके हैं, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पश्चिम वाला समय पीछे होगा। जैसे मान लीजिए कि 12 बजा है, ये ग्लोब है और ये है यहाँ से यामोत्तर, तो इधर जो है यहाँ 12 बजा है, तो इधर 1 2 3 4 5 सायंकाल होगा, ठीक। और इधर 11 10 9 8 इधर सुबह का समय होगा, ये 12 का। ये पीछे जाएगा इधर पश्चिम गोलार्ध में, और पूर्वी गोलार्ध में आगे जाएगा समय। समझ गए? ओके, चलिए आगे चलते हैं। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी एक दिन में, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री, एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 15 डिग्री। 360 बटा 24 कर दीजिए, 360 में 24 का भाग दीजिए, कट जाएगा। 12 दूनी के 24, 12 तिया 36, 2 इकाई 2, 15 दूनी 30, यानी कि एक घंटा में कितना? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री, फिर एक घंटा में 15 डिग्री हुआ। फिर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट को आप 15 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4, यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और जो है इसको हम 4 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगता है, तो 15 में 4 का गुणा कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 12 बजा है तो 1 बज जाएगा पूर्व साइड में, और पश्चिम साइड में जाए तो 11 बज सकता है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे हो जाएगा, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य के आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर उसी समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है भाई, अंतर तो होगा ही। यदि लंदन में 12 बजा है तो 5.5 घंटा भारतीय समय आगे होता है, तो यहाँ 5:30 बजता है, यही बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 से 1/2 डिग्री पूर्व, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ दिखाया गया, यहाँ जो है ये दिखाया गया, ये लाइनिंग, ये 82 से 1/2 डिग्री है भारत के, यहाँ से गुजर रहा है, ये 82 से 1/2 डिग्री। अब देखिए भारत की स्थिति आप पहले पढ़े होंगे, जानते होंगे। भारत शुरुआत कहाँ से होता है?
यहाँ 0, ये ग्लोब मान लीजिए ग्लोब है, यहाँ से 0 डिग्री है, 0 डिग्री से बढ़ते हैं आगे तो 68 डिग्री से शुरू होता है और भारत 97 डिग्री पूर्व में खत्म होता है। पूर्व से ही 68 डिग्री पूर्व से शुरू होता है और 97 डिग्री। और मानक समय कहाँ है, तो यही बीच वाली क्षेत्र जहाँ से 82 से 1/2 डिग्री चल रहा है। यह जो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद नैनी से गुजरता है। चलिए आगे मिलेगा पढ़ेंगे। तो 82 से 1/2 डिग्री यही है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होंगे तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 सही या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय समय 5.5 घंटा आगे है और यह पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में चलने पर समय आगे जाता है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय माने गए हैं। कौन सी देशों में एक से अधिक मानक समय माने? भारत में कौन सा है? एक ही समय है 82 से 1/2 डिग्री, लेकिन कुछ कुछ में एक से ज़्यादा भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ देशांतरीय विस्तार अधिक है। क्यों? देशांतरीय विस्तार अधिक होने का। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को बनाया गया है क्योंकि रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार का प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। अब देखिए आपका अभ्यास आ गया। आप किताब को अच्छे तरह से समझे और पढ़े होंगे तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। कैसा? पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार थोड़ी दोनों ध्रुवों पर चपटी है। इस तरह से आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह आज का सेशन का हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों आपको कल 3रा अध्याय प्राप्त होगा। आप इसको लगातार रिवीजन करते रहिए। आपका सफलता निश्चित है। CTET का आप क्वालिफाई करना काफ़ी आसान होगा और किसी भी एग्जाम के लिए आपको GS का पेपर्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ओके, धन्यवाद।